देखा जाए। चलो, अच्छा पिछली क्लास में क्या पढ़ा था आगे वो सुनो। हाँ, म्यूटेशन पढ़ रहे थे, लेकिन ध्यान देना भाई, म्यूटेशन में क्या क्या पढ़ा वो सुनो। पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे यूप्लॉइडी, जहां पर क्रोमोसोम का नंबर सेट बदल रहा था। उसके तीन टाइप पढ़े, मोनोप्लॉइडी, डिप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। नेचुरल पॉलीप्लॉइडी में ट्रिटिकम एस्टिवम था। नेचुरली तीन प्लांट थे उनके, और तीनों डिप्लॉइड थे, और तीनों में 14 क्रोमोसोम थे। हाइब्रिडाइज होकर एक प्लांट बना हेक्साप्लॉइड, और तीनों 14 क्रोमोसोम जुड़कर कितने बन गए? 42 क्रोमोसोम। और मैन मेड पॉलीप्लॉइड में मैंने बात की थी, ट्रिटिकेल बनाया था। ट्रिटिकम एस्टिवम हेक्साप्लॉइड था, 6x42 क्रोमोसोम। और राई या सीकेल सीरियल डिप्लॉइड था, 14 क्रोमोसोम। दोनों को मिक्स करके हेक्साप्लॉइड और डिप्लॉइड मिलाकर ऑक्टाप्लॉइड ट्रिटिकेल बनाया था। 42 प्लस 14 56 क्रोमोसोम वाला बनाया था। यही है ना? तो इस तरह सुनो, मैनमेड पॉलीप्लॉइड कई बनाए हैं, जैसे ट्रिटिकम और राई को मिलाकर बनाया ट्रिटिकेल। इसी तरह रेडिस और कैबेज मिलाकर बनाया था रैबेज। पटैटो टमाटो पमैटो, ब्रिंजल और टमाटो ब्रोमैटो। आएंगी ये भी चीजें आगे। अभी फिलहाल हम यूप्लॉइडी पढ़ चुके हैं, अब हमें पढ़ना है एन्यूप्लॉइडी। सही है ना? तो चलिए आ जाइए एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी एन्यूप्लॉइडी की आज थोड़ा सिंपल डेफिनेशन देता हूं एन्यूप्लॉइडी की। तो एन्यूप्लॉइडी देखना जरा, एन्यूप्लॉइडी को मैं बोल रहा हूं कि इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम इन डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर। भाई हमारा डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर 46 है। इसमें एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम बढ़ जाए या घट जाए, इसे क्या बोलोगे? एन्यूप्लॉइडी। ये दो तरह का है। अगर बढ़ जाएंगे एक या दो क्रोमोसोम तो कहेंगे हाइपर एन्यूप्लॉइडी। एक आध दो क्रोमोसोम घट जाएंगे तो कहेंगे हाइपो एन्यूप्लॉइडी। सही है? हाइपो एन्यूप्लॉइडी। पहले पढ़ने जा रहे हम हाइपर एन्यूप्लॉइडी। एक डायग्राम के फॉर्म में दिखा रहा हूं, देखना जरा। मान लो एक डिप्लॉइड सेल है, उसमें क्रोमोसोम 1 2 3 का ये एक सेट है, और क्रोमोसोम 1 2 3 का दूसरा सेट है। मतलब ये डिप्लॉइड है और इसमें 6 क्रोमोसोम है। ये ऑर्गेनिज्म है जिसके सेल में कितने क्रोमोसोम है? 6। दो सेट है और दोनों सेट में 3-3 क्रोमोसोम है, कुल 6 क्रोमोसोम। हाइपर एन्यूप्लॉइडी इसी के अंदर बताने वाला हूं। तो हाइपर एन्यूप्लॉइडी में क्रोमोसोम बढ़ेगा, है ना? मतलब इंक्रीज ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम, इंक्रीज होगा वन और मोर क्रोमोसोम। चलो देख लेते हैं इसके टाइप। तो इसको ना ऐसे बनाने वाला हूं, 3 सेल फिर से बना रहा हूं, वही 3 क्रोमोसोम का एक सेट और 3 क्रोमोसोम का दूसरा सेट, ये ऐसे। इसी तरह फिर से 3 क्रोमोसोम का एक सेट, 3 क्रोमोसोम का दूसरा सेट, क्रोमोसोम 1 2 3। इसी तरह एक और बना देता हूं, 3 क्रोमोसोम का एक सेट और 3 क्रोमोसोम का दूसरा सेट, क्रोमोसोम 1 2 3। चलो हाइपर एन्यूप्लॉइडी समझते हैं। 6 क्रोमोसोम है भाई। मान लो क्रोमोसोम 1 की एक कॉपी एक्स्ट्रा हो गई है। अभी तक 6 क्रोमोसोम थे, 2n 6 क्रोमोसोम। अब कितने हो गए? तो 2n तो 6 है, प्लस 1 हो गया, है ना? तो इस जब एक क्रोमोसोम बढ़ जाए तो इसे कहते हैं ट्राइसोमी। ट्राइसोमी। और लिखेंगे कैसे? 2n प्लस 1। 2n कितना था? 6 क्रोमोसोम प्लस एक और बढ़ गया, ट्राइसोमी हो गया। अच्छा, ढेरों एग्जाम्पल हम जानते हैं इसके। तो डाउन सिंड्रोम याद करो। डाउन सिंड्रोम में
21 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है ना। इसी तरह पटाउ सिंड्रोम, क्रोमोसोम 13 की एक कॉपी एक्स्ट्रा हो जाती है। एडवर्ड सिंड्रोम 18th क्रोमोसोम, 14 नहीं 18th क्रोमोसोम ज्यादा हो जाता है। सही है। इसी तरह याद है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में मेल में एक एक्स ज्यादा हो जाता है। मतलब मेल को कैसे लिखते हैं, 44 ऑटोसोम होंगे प्लस एक्स एक्स वाई। अच्छा, इसी तरह सुपर मेल या क्रिमिनल सिंड्रोम है ना, 44 ऑटोसोम और एक वाई ज्यादा हो जाता है। सुपर फीमेल जिसमें एक एक्स फीमेल में ज्यादा हो जाता है, 44 ऑटोसोम होंगे और 3 एक्स हो जाएंगे। सही है ना। तो ये ट्राइसोमी हो गए, एक एक क्रोमोसोम बढ़ जा रहा था। अब देखो, मान लो एक क्रोमोसोम 1 ज्यादा हो गया, एक क्रोमोसोम 3 ज्यादा हो गया। 2 क्रोमोसोम बढ़े हैं लेकिन दोनों अलग अलग बढ़े। इसे कहेंगे डबल ट्राइसोमी, इसे कहेंगे डबल ट्राइसोमी। इसे लिखेंगे 2n+1+1। 2 क्रोमोसोम बढ़े लेकिन दोनों अलग अलग। मान लो क्रोमोसोम 2 की 2 कॉपी बढ़ गई, तो इसे बोलेंगे टेट्रासोमी, 2n+2। मैथ्स होता 2n+1+1 और 2n+2 दोनों सेम होते, लेकिन बायो में दोनों का अलग मतलब है। 2n+1+1 का मतलब 2 क्रोमोसोम बढ़े लेकिन दोनों अलग अलग बढ़े, मतलब नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। लेकिन 2n+2 का मतलब है एक ही क्रोमोसोम की 2 कॉपी बढ़ी, मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम बढ़े। होमोलोगस क्या होता है, क्रोमोसोम 1 1 2 2 3 3 4 4, ये होमोलोगस है। मतलब सेम टाइप के क्रोमोसोम को होमोलोगस बोलते हैं। तो अगर एक ही क्रोमोसोम की 2 कॉपी बढ़ जाए तो इसे क्या बोलेंगे, टेट्रासोमी। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये था हाइपर एन्यूप्लॉइडी। अब चलो देख लेते हैं हाइपो एन्यूप्लॉइडी। ऐसे ही एक एग्जाम्पल बनाकर फिर से 2n = 6 क्रोमोसोम, एक सेल है एक इंडिविजुअल की जिसमें क्रोमोसोम 1 2 3 का एक सेट है, क्रोमोसोम 1 2 3 का दूसरा सेट है। 2n = 6 क्रोमोसोम है। ठीक है। अब मैं बताने वाला हूं हाइपो एन्यूप्लॉइडी। यहां पर एक या 2 क्रोमोसोम घटेंगे, डिक्रीज होगा, डिक्रीज ऑफ 1 और मोर क्रोमोसोम, डिक्रीज ऑफ 1 और मोर क्रोमोसोम, ये होने वाला है। फिर से ऐसे ही डायग्राम बना रहा हूं। ये देखिए, यहां पर फिर से वो 6 क्रोमोसोम बना लेते हैं। क्रोमोसोम 1 2 3 की पहली कॉपी और ये दूसरी कॉपी, तो एक सेट और ये दूसरा सेट। यहां भी क्रोमोसोम 1 2 3 के 2 सेट बना लेते हैं, पहला सेट और दूसरा सेट। इधर भी क्रोमोसोम 1 2 3 के 2 सेट बना लेते हैं, क्रोमोसोम 1 2 3 के 2 सेट बना लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब सुनिए, मान लो क्रोमोसोम 1 की एक कॉपी डिलीट हो गई, मतलब 2n कितना था, 6 क्रोमोसोम, अब तो एक कम हो गया, 2n-1, 6 - 1 1, 5 हो गया। इसे कहेंगे मोनोसोमी, इसे कहेंगे मोनोसोमी, 2n-1। सही है। और आप सब जानते हैं ह्यूमन फीमेल में टर्नर सिंड्रोम में यही तो होता है, एक क्रोमोसोम कम हो जाता है और फीमेल को 44 ऑटोसोम प्लस x0 बोलते हो, एक x कम हो जाता है। सही है। अच्छा, मान लो क्रोमोसोम 1 कम हो गया और 3 कम हो गया, इसे क्या बोलोगे, डबल मोनोसोमी, डबल मोनोसोमी। मतलब 2n-1 -1, 2 क्रोमोसोम कम हुए लेकिन दोनों अलग अलग कम हुए। लेकिन अगर क्रोमोसोम 2 की दोनों कॉपी डिलीट हो जाए, एक ही क्रोमोसोम 2 बार डिलीट हो जाए, तो इसे कहेंगे नलीसोमी, 2n-2, 2n-2। तो इस बार बोलू लॉस हो गया, किसका लॉस हुआ, 1 पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, लॉस ऑफ 1 पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्रोमोसोम 2 2 को होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम ही तो बोलेंगे, तो लॉस ऑफ 1 पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। देखिए, जब जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा
अभी तो नहीं बता सकता क्या है, अभी सिर्फ वर्ड यूज कर रहा हूं। जेनेटिक्स के अंदर एक टॉपिक आता है प्यारा सा, लिंकेज। लिंकेज, हाँ प्यारा होता है इसलिए क्योंकि मिड मिड में आता है ये लिंकेज, चैप्टर के मिड में। तो मिड तक आते आते लोग खुश होने लगते हैं, लिंक जेनेटिक्स समझ में आ गई, ये हो गया वो हो गया। फिर आता है लिंकेज। जितने दिमाग में आपके कॉन्सेप्ट बैठे होते हैं सारे फेल कर देता है। मतलब इसीलिए मैं बोलता हूं, जब लिंकेज पढ़ाना शुरू करता हूं तो अलग से बता देता हूं कि देखो, सारा सारी जेनेटिक्स एक जगह रखना दिमाग में, लिंकेज नाम का फोल्डर अलग से बनाकर दिमाग में अलग कोने में सेव करना। क्योंकि क्या होता है, इतनी मेहनत से आप कॉन्सेप्ट बनाते हो, समझते हाँ ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे ऐसा करेंगे, वो आते ही सब बर्बाद कर देता है। क्योंकि जो आप सोचते हो वो रिजल्ट आएगा ही नहीं, वहां सारे कॉन्सेप्ट फेल हो जाते हैं। तो लिंकेज नाम के टॉपिक को बिल्कुल अलग से सेव करना चाहिए दिमाग में, कभी मिक्स नहीं करनी चाहिए जेनेटिक्स को लिंकेज के साथ, नहीं गड़बड़ हो जाती। दोबारा बोलूंगा जब लिंकेज पढ़ाना शुरू करूंगा, ठीक है। तो लिंकेज, लिंकेज टॉपिक के अंदर एक वर्ड आएगा, लिंकेज ग्रुप। क्या होता है मुझे नहीं बताना अभी, वो तो जेनेटिक्स में ही आएगा। लेकिन सिर्फ अभी ये बता रहा हूं, एक होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम को एक लिंकेज ग्रुप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम को एक लिंकेज ग्रुप भी कहते हैं। तो वन पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम का लॉस हो रहा है, मतलब किसका लॉस हो रहा है? एक लिंकेज ग्रुप। लिंकेज ग्रुप क्या है आपको कोई लेना देना नहीं है अभी। अभी सिर्फ आप दिमाग में ये बैठाओ कि एक क्रोमोसोम के जोड़े को, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं? वन लिंकेज ग्रुप। ठीक है। तो हाइपर एन्यूप्लॉइडी और हाइपो एन्यूप्लॉइडी दोनों हो गई। जैसे एनसीईआरटी ने पॉलीप्लॉइडी क्यों होता है तो लिखा है, ड्यू टू फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड, ओ सॉरी, ड्यू टू फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस पॉलीप्लॉइडी होती है। ऐसे ही एनसीईआरटी ने एन्यूप्लॉइडी का रीजन लिखा है। एन्यूप्लॉइडी का रीजन लिखा है ड्यू टू फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स। एन्यूप्लॉइडी क्यों होती है? ड्यू टू फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड। ये क्या है अभी लिख दे रहा हूं, अब ये कंप्लीट कर लो, फिर समझाता हूं उसका मतलब क्या है, क्योंकि एनसीईआरटी में तो फिर तो समझना पड़ेगा। तो ये सब खत्म करने के बाद आखिरी में लिखना कि एन्यूप्लॉइडी is caused due to, aneuploidy is caused due to failure of, due to failure of segregation of chromatids, failure of segregation of chromatids। क्या है ये मैं समझाने वाला हूं, आप खत्म करें इसको लिख के, थोड़ा जल्दी लिखिएगा, काफी सारा म्यूटेशन है अपने पास आज। इसको सही नहीं रखते तुम लोग, खराब कर डालते हो, है ना? चलो खत्म करो। अगली बार मुड़ा यहीं बैठना पड़ेगा, ध्यान देना इस बार। हाँ हाँ।
क्या? एडवर्ड सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, KLINE, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। 44 ऑटोसोम हो जाते हैं मेल में, वो 44 तो होते ही ऑटोसोम सब में, प्लस सेक्स क्रोमोसोम XY की जगह XXY हो जाता है। अरे सारे एग्जाम्पल लिखना है, लिखो नहीं, एक आध लिख लो बस, हो गया, क्योंकि बीमारी वाले चैप्टर में तो आपने ये सारे सिंड्रोम पढ़ रखे हैं। हाँ ठीक है। क्या चीज? मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, उसी हिसाब से पढ़ते अपन, है ना। अरे एक ही बार में तीनों गोले बना लेना क्या है, और 6 क्रोमोसोम बना ले, बाद में जोड़ना घटाना करना। एक एक लाइन देख देख के लिखता है, जल्दी कर। और सारे सिंड्रोम एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है, दो एक दो लिख लो बस, हो गया, बाकी पढ़ा हुआ है सब। एक दो एग्जांपल लिख लिया ना, बस हो गया, अगले पेज में चले जाओ, हाइपोएन्यूप्लॉइडी फटाफट लिख ले।
लिख लिया? हाइपर, हाइपर तो हो गया, हाइपर दोनों हो गए, कोई नहीं, ठीक है, खत्म करो ये सब, जब तक ये हटाता हूं मैं। तो वो जो लाइन लिखी थी ना मैंने कि हाई, जो एन्यूप्लॉइडी होती है वो होती है ड्यू टू फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स, ये समझाने वाला हूं मैं। तो कौन बोल रहा है? नहीं पिटेगा, बाहर चल के पिटेगा है? ठीक है चलो, अब समझो जरा, एन्यूप्लॉइडी का रीजन समझ लो, और जिसका नहीं हुआ है हाइपो एन्यूप्लॉइडी, अब ये डायग्राम आ जाने दो, इसके बाद दोनों को साथ में बना लेना, ठीक है? चलिए देख लेते हैं एन्यूप्लॉइडी का रीजन। देखो, ध्यान देना भाई, चलो माना कि ये गैमीट मदर सेल है, ये गैमीट मदर सेल है, ठीक है? और इसमें क्रोमोसोम 21 की दो कॉपी है, क्रोमोसोम 21, क्रोमोसोम 21, दोनों क्रोमोसोम में दो दो क्रोमेटिड है, क्रोमोसोम 21 21। ये गैमीट मदर सेल है, फॉर एग्जांपल स्पर्म मदर सेल है, स्पर्म मदर सेल या ओवम मदर सेल, मैंने स्पर्म मदर सेल लिख दिया। जब मियोसिस होगा इसका, तो मियोसिस फर्स्ट के दौरान क्या होगा, आधा आधा बढ़ जाएगा, एक क्रोमोसोम 21 एक सेल में चला जाएगा, एक क्रोमोसोम 21 दूसरी सेल में चला जाएगा, यही है क्रोमोसोम 21 21। मियोसिस 1 में यही होता है। फिर मियोसिस 2 आया, प्रोफेज सेकंड शुरू हुआ, क्रोमोसोम ऐसे ही रहेगा, मेटाफेज सेकंड ऐसे ही रहेगा, एनाफेज सेकंड जब आएगा मियोसिस सेकंड का, क्या आएगा, एनाफेज सेकंड। तो एनाफेज सेकंड में होता है स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, तो क्रोमोसोम सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया और क्रोमोसोम डिवाइड हो गया दो क्रोमेटिड में, और हर क्रोमेटिड एक इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम है, बनने वाली सेल के लिए, बनने वाली सेल के लिए हर एक क्रोमेटिड एक इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम है। अच्छा ठीक है, तो सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया, क्रोमोसोम दो क्रोमेटिड में बन गया और हर क्रोमेटिड एक इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम है, एंड विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर दे मूव टू अपोजिट पोल। इसी को क्या कहते हैं, सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स। ये बोल दो डिसजंक्शन, डिसजंक्शन बोलो या सेग्रीगेशन बोलो, हो रहा है क्रोमेटिड का। जब एनाफेज सेकंड के बाद टीलोफेज सेकंड आएगा, फिर साइटोकाइनेसिस होगी, साइटोकाइनेसिस होगी तो क्या होगा, आधा आधा बढ़ जाएगा दोनों गैमीट में। तो जब साइटोकाइनेसिस होगी तो जो गैमीट्स बनेंगे या जो स्पर्म बनेंगे, दोनों में एक एक क्रोमोसोम 21 पहुंच गया विद सिंगल क्रोमेटिड, दोनों में एक एक क्रोमोसोम 21 की, अरे भाई ऊपर वाला ऊपर वाले गैमीट में, नीचे वाला नीचे वाले गैमीट में, तो दोनों गैमीट में एक एक 21 क्रोमोसोम की कॉपी पहुंच गई। ये नॉर्मल बात हो रही है। लेकिन मान लो ऐसा हुआ कि इस वाली सेल में सेंट्रोमियर तो स्प्लिट हो गया, क्रोमोसोम 21 डिवाइड हो गया दो क्रोमेटिड में, हर क्रोमेटिड एक इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम डिवाइड तो हो गया, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया, क्रोमोसोम 21 दो क्रोमेटिड में डिवाइड हो गया और हर क्रोमेटिड एक इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम है। लेकिन स्पिंडल फाइबर किसी वजह से नहीं बने, स्पिंडल फाइबर नहीं बने, तो अपोजिट पोल मतलब सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड फेल हो गया। सेग्रीगेशन का मतलब क्या है, सेपरेशन, क्रोमोसोम 21 21 एक दूसरे से दूर चले जाते, दैट इज सेग्रीगेशन। लेकिन अब तो स्पिंडल फाइबर बने ही नहीं, तो ये दोनों अपोजिट पोल नहीं जाएंगे। हो सकता है ये दोनों 21 क्रोमोसोम इधर चले जाएं या दोनों नीचे की तरफ चले जाएं। मान लो दोनों ऊपर की तरफ चले गए, तो जब साइटोकाइनेसिस होगी, स्पर्म बनते समय साइटोकाइनेसिस होगी, तो जो दो स्पर्म बनेंगे ये दोनों तो ऊपर चले गए, तो ये दोनों 21 तो ऊपर वाला जो स्पर्म बना उसमें पहुंच गए, क्रोमोसोम 21 21 पहुंच गया, और नीचे की तरफ 21 है ही नहीं, मतलब क्रोमोसोम 21 नाम की कोई चीज ही नहीं है इसमें। तो क्या बन गया, सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड फेल होने से स्पर्म विथ 2 कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21। अब ये स्पर्म
ये वाला स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करने गया। ये स्पर्म है जिसमें 2 कॉपी है क्रोमोसोम 21 की, 2 कॉपी है। ये स्पर्म सेल है, ये फर्टिलाइज करने गया नॉर्मल ओवम को। तो नॉर्मल ओवम में तो क्रोमोसोम 21 की 1 ही कॉपी है। तो जब फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, तो 2 21 तो स्पर्म से आ गए, 1 21 ओवम से आ गया। तो जाइगोट में तो 3 21 हो गए। तो जो बच्चा इससे डेवलप होगा उसमें 2 21 क्रोमोसोम की जगह 3 21 क्रोमोसोम होंगे। एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ 21 क्रोमोसोम हो गई। मतलब उस बच्चे को क्या हो गया? डाउन सिंड्रोम। समझ गए? तो एन्यूप्लॉइडी क्या था? डाउन सिंड्रोम। 1 कॉपी 21 की ज्यादा हो गई थी। क्यों ज्यादा हो गई थी? ड्यू टू फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड। ये वजह है एन्यूप्लॉइडी की। एनसीईआरटी की लाइन है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बच्चे चेक पॉइंट हर जगह जरूरी नहीं है कि नॉर्मली चेक पॉइंट है वो सब कंट्रोल करेंगे। कभी कभी क्या हो जाता है, ये सब फेल हो जाते हैं। सही है ना? तो जब फेल हो जाएगा तब होगा। ये सिंड्रोम्स आर रेयर, पता है? ये जो सिंड्रोम होते हैं इनके चांस तब ज्यादा होते हैं जब कोई लेडी मां बनती है 33+ ईयर एज के बाद। 33+ ईयर एज के बाद कोई लेडी अगर मां बनती है तो उसके सेकेंडरी oocyte की एक्टिविटी कम हो जाती है। तो ऐसे केसेस होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। सही है ना? ठीक है, तो ये है भाई। क्या हो गया? ठीक है, चलो कंप्लीट कर लो। क्या बच्चे? अच्छा, ओ सुनो, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आया है कि स्पिंडल फाइबर नहीं बना तो क्रोमोसोम सेपरेट कैसे हुए? वो स्प्लिटिंग कैसे हुई सेंट्रोमियर की? स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर कैसे हो गई जब स्पिंडल फाइबर बना ही नहीं? क्योंकि स्पिंडल फाइबर का कोई रोल नहीं है स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर में। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर करने का काम एपीसी करता है, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स। सही है? स्पिंडल फाइबर का सिर्फ काम होता है क्रोमोसोम जब अलग हो जाए अपोजिट पोल ले जाना। ये नहीं कि दोनों क्रोमोसोम को स्पिंडल फाइबर खींच खींच अलग हो गए। नहीं, स्पिंडल फाइबर का ऐसा कोई काम नहीं है। उसका काम अलग हो जाओ, मैं दूसरी तरफ छोड़ दूंगा। ठीक है? हाँ, पढ़ोगे सेल डिवीजन में इस साल, ये सारी चीजें आएंगी। हाँ, इस साल दोबारा पढ़ोगे, उसमें क्या है? पिछले साल भी पढ़ा था, इस साल फिर पढ़ोगे। हाँ, कोई बात नहीं है, दोबारा हो जाएगा ना 2 बार। तभी तो बोलते हैं 11th में आपने क्या किया कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस साल जो पढ़ाया जाए ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा। हाँ, 2 सिंड्रोम हो सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। वैसे मैं नहीं पढ़ाता, सिर्फ जेनेटिक्स ही पढ़ाता हूँ एंथ्यूज वालों को, बाकी कोई टॉपिक नहीं पढ़ाता। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, कब नियम कानून ऊपर से बदल दिए जाए। तो जबकि तब देखेंगे, अभी तो यही खत्म करो, बहुत है। अभी तो पहले ही चैप्टर चल रहा है हमारा, इसी को क्लोज करें आगे। ठीक है, कंप्लीट करें बिना बात किए। बहुत सारा म्यूटेशन है। क्रोमोसोम नंबर चेंज होना, यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी दोनों पढ़ चुके हैं। अब हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज होना पढ़ेंगे। क्रोमोसोमल एबरेशन नाम दिया था, वो पढ़ेंगे। ठीक है, खत्म करें इसको। बनाया डायग्राम? हाँ, अरे डायग्राम डायग्राम ये वाली लाइन का। अच्छा, अगले मई तक याद रहेगा। हम्म। हाँ? अच्छा, प्रिंट आउट ले लेगा। और अभी खाली बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? हाँ?
कुछ लिख ही ले, टाइम पास हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ, जो इम्पोर्टेंट है वो लिखते चलो। अभी तो लगता है ये कर लो वो कर लो, जो जब नीट आने वाला होता है ना तो सब भरी कहाँ से क्या करें क्या करें, फिर ना दिखता है। फिर हफ्ते भर पहले बच्चों के मैसेज आ रहे होते हैं, सर स्ट्रेटजी बता दो कैसे पढ़ना है। एक हफ्ते पहले, 15 दिन पहले कुछ बोलता नहीं क्योंकि लोग बोलेंगे कि बुरा भला बोल रहे हैं, लेकिन अपने अंदर तो यही सोचता हूँ कि बड़ा लेट नहीं हो गया तुझे पूछने में। 15 दिन 20 दिन पहले अगर कोई पूछे कि स्ट्रेटजी बता दो। हाँ, पढ़ो। हाँ, बताऊंगा फिर बाद में, अभी तो पढ़ो ना जो पढ़ रहे हो। हम्म। ये जान लो, अभी एक बच्चे का मैसेज आया था, टॉप 100 में चल रहा था वो, टॉप 100 में चल रहा था, और अभी उसका स्कोर आया है सिर्फ 513। टॉप 100 में, वो भी एसआरजी बैच के टेस्ट में। कुछ नहीं बच्चे, वो एक दिन होता है। मैं बच्चों को यही बोलता हूं, यहां क्या स्कोर करे डजेंट मैटर, उस दिन 200 मिनट में क्या करोगे उससे सिलेक्शन डिसाइड होगा। बिलो द एवरेज बच्चे सेलेक्ट होकर चले आते हैं, बिलो द एवरेज, और फिर सेल्फी लेने आ जाते तो मैं तो बोल देता हूँ क्यों आया, तो बोलते सर मेरा सिलेक्शन होगा। ठीक है फिर ले ले भाई सेल्फी, फिर क्या कर सकते हैं। तो अनएक्सपेक्टेड बच्चों का भी हो जाता है, और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जो टॉप 100 लगातार रहा हो मेजर्स में, मेजर जो टेस्ट होता है उनमें, और अचानक मैसेज आ जाए कि ऐसा हो जाता है, क्योंकि वो इन्वायरमेंट ही अलग होता है। बिल्डिंग नई, टूटे फूटे फर्नीचर, इनविजिलेटर भी अलग, वो अलग धाक जमाए रहे, वो हिलना नहीं, छीन लेंगे पेपर, वो अलग प्रेशर, क्योंकि साल भर में एक बार तो उन्हें भी मौका मिला है अपना एटीट्यूड दिखाने का, वो भी दिखाएंगे। ऑब्वियस है, सब दिखाएंगे, मौका मिला है दिखाओ। तो अलग ही इन्वायरमेंट होता है, तो वो 200 मिनट कैसे गुजारते हैं उससे सिलेक्शन डिसाइड होता है। ये नहीं कि हम यहाँ अच्छा कर रहे हैं वहां भी अच्छा करके आएंगे, लगातार कोशिश करते रहनी है, अच्छा होगा। नहीं तो तैयारी करने वालों को छोड़ो, 2013 का बच्चा भी आपके साथ कंपीट कर रहा है। 2013 में 12वीं पढ़ी थी, एंथ्यूज, वो कंपीट कर रहे हैं आपके साथ। हाँ, 2-3 साल पहले एक 57 ईयर के अंकल सरकारी नौकरी कंप्लीट कर ली, सरकारी नौकरी कंप्लीट कर ली, रिटायरमेंट ले लिया, फिर नीट की तैयारी की, फिर सेलेक्ट हुए, मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं अभी 2nd या 3rd ईयर में। 25 लाख, आपके नीट देते देते 24-25 लाख लोग फॉर्म भरने लगेंगे, उनमें से एक सीट चाहिए आपको, तो उतने सारे लोगों में एक सीट अपने लिए खींच के ले आना आसान है, लेकिन मुश्किल भी है। जो पढ़ेगा उसके लिए, जो पढ़ेगा नहीं उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल है, और जो पढ़ेगा उसके लिए बहुत आसान है। इसीलिए अभी बहुत अच्छा लग रहा है यार, अभी तो शुरुआत है, क्या करेंगे पढ़ के, जाग जाओ अभी, वही जरूरी है। नहीं बाद में ये होगा, ये मैंने क्या किया, है ना? ठीक है, चलिए आ जाइए, प्रवचन पूरा हुआ, अब इधर सुने। एन्यूप्लॉइडी क्यों होता है बता चुका, क्रोमोसोम नंबर चेंज होना पड़ चुके हम, यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी। अब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज होना पड़ेंगे, और वो है क्रोमोसोमल एबरेशन। 4 तरह का है, डिलीशन, इन्वर्जन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन। ये 4 पढ़ना है, फटाफट आ जाओ, एक एक करके पढ़ते चलते हैं। तो सबसे पहले क्रोमोसोमल एबरेशन में पहला टाइप लेकर आ रहा हूं, डिलीशन। पहला लेकर आ रहा हूं डिलीशन। तो क्रोमोसोमल एबरेशंस, क्या होता है क्रोमोसोमल एबरेशंस? चेंज इन
स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। इसके 4 टाइप्स हैं। बस हो गया, बात है नहीं, अब समझो। अब 4 टाइप्स है। पहला टाइप है डिलीशन। पहला टाइप है डिलीशन। डिलीशन को डायग्रामेटिकली मैं समझाने वाला हूं आपको, बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, चलो थ्योरी बाद में पढ़ेंगे। अगर डिलीशन देखो, मान लो एक नॉर्मल क्रोमोसोम है। ये नॉर्मल क्रोमोसोम है, नॉर्मल क्रोमोसोम। इसमें जीन के नाम पर है जीन 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जीन के नाम है क्रोमोसोम पर। मान लो ये टुकड़ा कटा और हट गया। ये ऊपर वाला टुकड़ा टर्मिनल पार्ट कट के हट गया। तो अब क्या बचा? अब क्या बचा भाई? 3 4 5 6 7 8। अच्छा, तो अब देख लिया डिलीशन। अब पढ़ लो लाइन क्या लिखा है। लॉस ऑफ अ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम दैट लीड टू लॉस ऑफ सम जीन्स। जब ये टुकड़ा हट गया तो क्रोमोसोम से जीन 1 और 2 का लॉस हो गया या नहीं? अब ये डिलीशन 2 तरह का है। अगर टर्मिनल पार्ट कट के हटे तो इसे कहते हैं पहला टाइप टर्मिनल डिलीशन। टर्मिनल पार्ट कट के हटे तो क्या बोलेंगे? टर्मिनल डिलीशन। दूसरा टाइप है, ध्यान देना, फिर से क्रोमोसोम, जीन है 1 2 3 4 5 6 7 8। इस बार टर्मिनल पार्ट नहीं, बीच का पार्ट 3 और 4 वाला पार्ट कटा और हट गया। 3 4 वाला पार्ट कटा और हट गया, बाकी वापस जुड़ गया। इसका मतलब अब क्या बचा? 1 2 5 6 7 8, बीच का पार्ट डिलीट हुआ। इसे कहेंगे डिलीशन का दूसरा टाइप इंटर कैलरी डिलीशन। इंटर कैलरी डिलीशन कहेंगे। टर्मिनल पार्ट डिलीट हो, टर्मिनल डिलीशन। बीच का पार्ट कट के हटे, इंटर कैलरी डिलीशन। हमारा ये जो क्रोमोसोम 5 है, इसमें ना एक लॉन्ग आर्म होती है और एक शॉर्ट आर्म होती है। क्रोमोसोम 5 का जो शॉर्ट आर्म है, इसमें हो जाए टर्मिनल डिलीशन। क्रोमोसोम 5 के शॉर्ट आर्म, क्रोमोसोम 5 का शॉर्ट आर्म डिलीट का कुछ हिस्सा डिलीट हो गया, टर्मिनल पार्ट डिलीट हो गया। तो बच्चे को हो जाता है क्राई डू चैट सिंड्रोम या कैट क्राई सिंड्रोम। मतलब जब बच्चा बोलता है या रोता है तो बिल्ली की तरह बोलता है। तो ये है क्राई डू चैट सिंड्रोम। एक एग्जांपल देखा अपनी क्लास में भी है, ठीक है? मतलब प्रैक्टिकल एग्जांपल मिल गया, अब क्या चाहिए? ठीक है, तो ठीक है भाई, तो चलिए, तो एग्जांपल क्या दूं? क्राई डू चैट सिंड्रोम या कैट क्राई सिंड्रोम। ये होता है ड्यू टू terminal deletion, due to terminal deletion in short arm of chromosome number 5, short arm of chromosome number 5। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो क्रोमोसोमल एबरेशन का पहला टाइप डिलीशन हो गया। कंप्लीट कर ले, फिर दूसरा पढ़ते हैं। कंप्लीट करें पहला टाइप, इधर मैं दूसरे की तैयारी करता हूं। लिखने पर फोकस करें, है ना? लिखे फटाफट। इन्वर्जन, फिर देखते हैं दूसरा।
अरे लिख ले लिख ले लिख ले, आगे फिर बात कर, है ना। मन कर रहा है बात करने तो मेरे से बात करना, इसी बहाने में कुछ डाउट वाउट पूछ लूंगा तेरे से। हाँ, कंट्रोल नहीं हो रहा बात करना तो फिर मैं हूं ना, मेरे से बात कर, क्वेश्चन आंसर भी हो जाएंगे कुछ। अभी कंट्रोल कर अपने आप को। हाँ हाँ, एक पेयर में है लेकिन किसी एक में हुआ है। सिर्फ एक की। हम्म, हाँ हाँ, एक सिम्टम की बात हो रही है। हाँ, बस शुरू करते हैं। ठीक है, खत्म करिए, ऊपर का पार्ट ये हटा देता हूं। ठीक है, चलिए आ जाइए, दूसरा टाइप पढ़ते हैं, इनवर्जन। थ्योरी बाद में पढ़ेंगे, आगे समझेंगे, बाद में थ्योरी देखते हैं। इसके भी दो टाइप हैं, देखते हैं टाइप वाइप तो बाद में, आगे एक देखते हैं। ठीक है, रेडी। हाँ ठीक है, चलो आ जाओ, चलो आ जाओ, इधर आओ, इधर इधर देखना, इनवर्जन। वो सब ऊपर हटाओ, ये नॉर्मल क्रोमोसोम है। जीन क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। मान लो यहां कट लगा और यहां कट लगा, तो क्रोमोसोम 3 टुकड़ों में बट गया, मतलब कुछ ऐसा हो गया, 3 टुकड़ों में बट गया क्रोमोसोम। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 अलग, और 8 वाला टुकड़ा अलग। सही है, 3 टुकड़ों में बट गया। ये बीच का जो टुकड़ा है, ये 180 डिग्री घूम गया, मतलब 6 7 की जगह 7 6 हो गया। अब फिर वापस जुड़ गया, फिर वापस जुड़ गया, मतलब फिर क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट डायग्राम क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, नहीं 7 6 8, यही है। अब पढ़ते हैं थ्योरी। अ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम ब्रेक्स एंड रीजॉइंस इन रिवर्स ऑर्डर। सही है, इस बार नो लॉस ऑफ जीन्स, जीन का लॉस नहीं हुआ है, बट सीक्वेंस ऑफ जीन इज चेंज। पहले 5 6 7 था, अब क्या हो गया, 5 7 6 हो गया। क्लियर है। और अब ये दो तरह का है, ये जो अभी पहला दिखाया मैंने, ये है पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। क्या है ये, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। सर इसको कैसे डिफाइन करोगे, इसमें देखो, ये क्रोमोसोम में दो आर्म है ना, एक आर्म ये है, एक आर्म ये है, सेंट्रोमियर की इधर एक आर्म, उधर दूसरा आर्म। कट किस में लगा है, केवल एक आर्म में। ओनली वन आर्म ऑफ क्रोमोसोम इज इन्वॉल्व।
क्या सेंट्रोमियर घूमा? नहीं, सेंट्रोमियर तो यहां है, ये तो सिर्फ ये वाला पार्ट घूमा, 6-7 वाला। मतलब सेंट्रोमियर इज नॉट इन्वॉल्व, सेंट्रोमियर नहीं घूमा है, तो ये कहलाएगा पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। सही है। अब इसका दूसरा टाइप देखो, इसका दूसरा टाइप देखो। दूसरे टाइप में फिर से नॉर्मल क्रोमोसोम ये है 1 2 3 4 5 6 7 8। इस बार दोनों आर्म में कट लगा, दोनों आर्म में कट लगा, मतलब क्रोमोसोम फिर से 3 टुकड़ों में बट गया। एक टुकड़ा 1 2 और दूसरा टुकड़ा है 3 4 5 6 और अगला टुकड़ा है 7 8। अब ये जो बीच का टुकड़ा है ये 180 डिग्री घूम गया, तो बीच के टुकड़े में सेंट्रोमियर भी तो है, मतलब इस बार सेंट्रोमियर भी घूमेगा, तो बीच वाला टुकड़ा घूम गया और फिर वापस जुड़ गया। मतलब अब रिजल्टेंट डायग्राम क्या होगा? 1 2 6 5 4 3 7 8। इसे कहेंगे दूसरा इन्वर्जन, पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। पहला पैरासेंट्रिक था, दूसरा है पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। इसकी थ्योरी में क्या लिखे? इसमें लिखा जाए बोथ द टू आर्म्स, इस बार दोनों आर्म में कट लगा ना, बोथ द टू आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम इन्वॉल्व है, और इस बार तो सेंट्रोमियर भी घूमा है, मतलब सेंट्रोमियर भी इन्वॉल्व है। क्लियर है? क्वेश्चन क्या आएगा? इनिशियल डायग्राम एंड फाइनल डायग्राम। अब पूछेगा बताओ कौन सा इन्वर्जन या कौन सा टाइप ऑफ म्यूटेशन दिखाया गया है। तो अगर कुछ जीन का लॉस हो गया हो तो डिलीशन है, सीक्वेंस ऑफ जीन चेंज हो गया हो तो इन्वर्जन है, लेकिन एक ही आर्म में बदला हो तो पैरासेंट्रिक, दोनों आर्म में बदला हो तो पेरीसेंट्रिक। क्लियर है? तो ये सेकंड टाइप हो गया इन्वर्जन। खत्म करें, फिर तीसरा पढ़ते हैं डुप्लीकेशन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा। हाँ बोलो। किधर? नहीं, स्पिंडल फाइबर बना ही नहीं, वो तो रैंडमली कहीं भी चले जाएंगे, या दोनों नीचे की तरफ या दोनों ऊपर की तरफ। स्पिंडल फाइबर की मदद से नहीं गए। स्पिंडल फाइबर नहीं बना है तभी तो सेग्रीगेशन फेल हुआ है। दोनों तरफ नहीं, कहीं नहीं बना है, कहीं नहीं बना है। स्पिंडल फाइबर नहीं बनेगा तब होगा वो। क्या? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। नहीं, लास्ट वाला पार्ट नहीं होगा, सिर्फ सेंट्रल पार्ट होता है। हाँ, हो सकता, होने कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी हम वो पढ़ रहे हैं जो देखे जा चुके हैं।
है ना। अभी हो सकता है और भी कई तरह के म्यूटेशन होते हो, हमें अभी तक पता ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना, जितने पढ़े जा चुके हैं वो पढ़ रहे हैं। हमेशा याद रखें, म्यूटेशन क्या है? रैंडम, रेयर, सडन, अनप्रिडिक्टेबल, कुछ भी हो सकता है। ए भाई, है? हाँ, हेडशॉट, है ना, ध्यान देना। चलो, कंप्लीट हुआ, जल्दी कंप्लीट करें। क्या डेफिनेशन में? एक सेकंड, हाँ क्या बोल रहे हैं, एक ही सेकंड में? हाँ तो एक ही सेगमेंट तो ब्रेक हुआ है, एक ही सेगमेंट तो है, दो चार सेगमेंट थोड़ी ना है ना। जितना कट के अलग हुआ वो एक ही सेगमेंट तो है ना। हम्म। एक आर्म नहीं लिखा है ना, एक सेगमेंट लिखा है। हम्म। क्या? अभी लिखना तो फिर मिल जाएगा, मैं बता दूंगा, 88 एंड 92 पे है। हाँ, हाँ पढ़ सकता है। जीन का ऑर्डर चेंज हो गया ना, तो क्रॉसिंग ओवर पर इम्पैक्ट पड़ सकता है ना। क्रोमोसोम 1 के बीच क्रॉसिंग ओवर होती है, क्यों होती है? क्योंकि क्रोमोसोम 1 में ए जीन के सामने दूसरे क्रोमोसोम 1 में ए है, बी के सामने बी जीन है, सी के सामने सी है। यहाँ उल्टा पुल्टा हो गया है ना। ओके ठीक है, चलिए आ जाइए। क्या है? हाँ, क्या करते हो, चलो आ जाओ, कंप्लीट करते रहना। अब इधर समझो, डुप्लीकेशन थ्योरी बाद में पढ़ेंगे। आगे ये देखो, दो क्रोमोसोम बनाए, इसमें जीन है ए बी सी डी ई एफ, दूसरे में भी जीन है ए बी सी डी ई एफ। अरे सेम जीन है मतलब ये दोनों सेम क्रोमोसोम है, मतलब ये क्रोमोसोम 1 की पहली कॉपी है और ये क्रोमोसोम 1 की दूसरी कॉपी, मतलब दे आर होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्रोमोसोम 1 मैंने लिखा है, अब 2 3 4 5 कुछ भी लिख दो, कहने का मतलब सेम टाइप के क्रोमोसोम है। हर क्रोमोसोम दो बार है हमारे पास, तो क्रोमोसोम 1 की दो कॉपी थी। ऐसा हुआ, क्रोमोसोम 1 की पहली कॉपी से ये पार्ट डिलीट हो गया, ये पार्ट डिलीट हो गया। तो क्रोमोसोम की 1 की जो पहली कॉपी है, उस बेचारे में तो सिर्फ अब बचा ए बी सी डी, बस इतना ही बचा। और जो दूसरी कॉपी है उसमें ए बी सी डी ई एफ तो था ही। ये जो टुकड़ा कटा ना पहली कॉपी से क्रोमोसोम 1 के, ये क्रोमोसोम 1 की दूसरी कॉपी से जुड़ गया यहां।
मतलब ईएफ 2 बार हो गया, सही है, ईएफ टुकड़ा जुड़ गया। क्रोमोसोम 1 की पहली कॉपी से ईएफ वाला टुकड़ा डिलीट हुआ और दूसरी कॉपी में जाकर जुड़ गया, तो ईएफ वाला टुकड़ा क्रोमोसोम 1 की दूसरी कॉपी में 2 बार हो गया। अब पढ़ो डेफिनेशन, occurrence of a chromosomal segment twice in a chromosome, सही है। और ड्रोसोफिला के एक्स क्रोमोसोम में एक बी जीन होती है, कौन सी जीन होती है, बी जीन। अगर ड्रोसोफिला के यहां पर कौन सी जीन का डुप्लीकेशन हुआ है, ई एंड एफ जीन का, ई और एफ जीन का डुप्लीकेशन हुआ है। ड्रोसोफिला के एक्स क्रोमोसोम में बी जीन होती है, अगर ये बी जीन एक से ज्यादा बार आ जाए तो ड्रोसोफिला की जो आंखें हैं वो नैरो हो जाती हैं, और ड्रोसोफिला की नैरो आईज को हम बार आई कहते हैं। बार बॉडी में डबल आर था, बी डबल आर था बार बॉडी में, बार आई में सिंगल आर है। बार आई मतलब नैरो आई ऑफ ड्रोसोफिला, किसके कारण हुआ, ड्यू टू डुप्लीकेशन ऑफ बी जीन ऑन एक्स क्रोमोसोम। क्लियर है, तो ये एक एग्जांपल दे दिया डुप्लीकेशन, दैट्स ऑल, ये छोटा सा ही है, कंप्लीट कर ले। हाँ, होमोलॉगस क्रोमोसोम में ही होगा, हाँ डिलीशन के बाद ही डुप्लीकेशन होगा। ठीक है, एग्जांपल लिख देता हूं, फटाफट लिख लिए। इन ड्रोसोफिला, जल्दी लिख लीजिए, बार आई या नैरो आई, बार आई या नैरो आई is due to duplication of B gene, due to duplication of B gene on X chromosome। ये डुप्लीकेशन की बात हो गई। तीसरा था एबरेशन, ये है ना। चौथा और आखिरी है ट्रांसलोकेशन, पढ़ते हैं इसको। हाँ, ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई है, ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई को कहते हैं, पके हुए फ्रूट्स के आसपास मिल जाता है ये, तभी तो फ्रूट फ्लाई बोलते हैं इसको, ड्रोसोफिला। पूरा नाम है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ठीक है, चलिए आ जाइए। चौथा और आखिरी टाइप जो क्रोमोसोमल एबरेशन का है वो है ट्रांसलोकेशन। अब वो क्या है देखते हैं, फटाफट खत्म करो जरा। इन ड्रोसोफिला बार आई या नैरो आई इज ड्यू टू डुप्लीकेशन ऑफ बी जीन ऑन एक्स क्रोमोसोम। चलो आओ इधर आओ।
ठीक है, इधर आ जाए, ध्यान से देखें, अब ध्यान से देखो, अरे डुप्लीकेशन जैसा ही है ये, बस वहां क्या होता था, क्रोमोसोम 1 का टुकड़ा कट के क्रोमोसोम 1 की दूसरी कॉपी से जुड़ जाता था, मतलब होमोलॉगस क्रोमोसोम से। यहां पर उल्टा होगा, क्रोमोसोम 1 का टुकड़ा कटेगा और क्रोमोसोम 1 छोड़कर किसी से भी जुड़ेगा, क्रोमोसोम 2, 3, 4, 5, 6, 7 किसी से भी जुड़ जाएगा। मतलब इस बार क्रोमोसोम का टुकड़ा कटेगा और किससे जुड़ेगा, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। तभी तो मैंने इस बार दो अलग अलग क्रोमोसोम बनाए हैं। मान लो ये क्रोमोसोम 1 है और ये 1 छोड़कर कुछ भी है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी लिख दो। जब क्रोमोसोम अलग है, इसीलिए तो जीन भी अलग लिखा है, क्योंकि हर क्रोमोसोम में तो जीन अलग है, तो अलग अलग जीन लिख दिया। एक में 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, एक में ABCDF है। अच्छा चलिए, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम है। इस बार क्रोमोसोम 1 का ये टुकड़ा कटा, तो ऊपर वाला क्रोमोसोम 1 का टुकड़ा तो इतना ही रह गया, अभी ये 1, 2, 3, 4, और ये टुकड़ा कट के क्रोमोसोम 5 से आकर जुड़ गया। मतलब किससे जुड़ गया आकर, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम से। तो क्या हो गया ये, ABCDEF 5, 6, कोई दिक्कत तो नहीं है। पढ़ो जरा, अ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम ब्रेक्स एंड गेट अटैच्ड टू अदर नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। 1 छोड़कर किसी दूसरे से जुड़ेगा, कुछ भी हो सकता है वो। अब ट्रांसलोकेशन दो तरह का है, एक है सिंपल ट्रांसलोकेशन और एक है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। ये जो थ्योरी मैंने लिखी है, ये सिंपल ट्रांसलोकेशन के लिए है। क्रोमोसोम 1 से कटा और क्रोमोसोम 1 छोड़कर किसी से भी जुड़ जाएगा, जरूर नहीं है 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7 किसी से भी जुड़ जाएगा। समझ रहे हैं, सिंपल ट्रांसलोकेशन। यहां एक्सचेंज नहीं हुआ है टुकड़ों का, एक से कटा दूसरे में जुड़ा। अब ट्रांसलोकेशन का दूसरा टाइप आ रहा है, जिसमें दोनों कटेंगे, दोनों कटेंगे और फिर टुकड़ों का एक्सचेंज होगा। यह एक्सचेंज कहां हुआ है, एक से कट के दूसरे में जुड़ गया। चलो देखते हैं दूसरा टाइप, दैट इज रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। तो चलिए देखते हैं दूसरा टाइप, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन मतलब यहां पर क्या होगा, एक्सचेंज होगा टुकड़ों का, ट्रांसफर नहीं, एक्सचेंज होगा क्रोमोसोमल सेगमेंट्स का, एक्सचेंज होगा क्रोमोसोमल सेगमेंट्स का बिटवीन टू नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। अगर होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच एक्सचेंज होता टुकड़ों का तो हम क्रॉसिंग ओवर बोलते। क्रोमोसोम 1 और 1 के बीच एक्सचेंज हो टुकड़ों का तो क्या बोलोगे, क्रॉसिंग ओवर। लेकिन अगर 1 और 2 के बीच एक्सचेंज हुआ तो रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन या इलीगल क्रॉसिंग ओवर। इलीगल क्रॉसिंग ओवर है, 1, 1 के बीच होता है एक्सचेंज ऑफ टुकड़ा तो क्या कहलाता है, क्रॉसिंग ओवर। लेकिन 1 और 2 के बीच हो रहा है, 1 और 3 के बीच हो रहा है, ये क्या है, इलीगल। इसीलिए इसका दूसरा नाम है इलेजिटिमेट, इलेजिटिमेट या इलीगल क्रॉसिंग ओवर। इलेजिटिमेट या इलीगल क्रॉसिंग ओवर कहेंगे। अरे देख लो ना, इधर मान लो ये क्रोमोसोम नंबर 22 है, इसमें जीन है 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्रोमोसोम नंबर क्या है ये, 22। अब क्रोमोसोम 9 देख लो, ABCDEF, ये क्रोमोसोम 9 है। तो 22 और 22 के बीच होता है एक्सचेंज टुकड़ों का तो क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। लेकिन यहां क्या हो रहा है, दोनों कट रहे हैं और एक्सचेंज हुआ। किसके बीच एक्सचेंज हो रहा है, 22 के बीच टुकड़े एक्सचेंज नहीं हो रहे, 22 और 9 के बीच हो रहे। तो हुआ ना अवैध क्रॉसिंग ओवर, इलीगल क्रॉसिंग ओवर। सही है। तो रिजल्टेंट डायग्राम जो आएगा उसमें जीन हो जाएगी 1, 2, 3, 4, फिर EF और इधर ABCD 5, 6। समझे, एक्सचेंज हुआ टुकड़ों का बिटवीन नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। अगर सुनो सुनो जरा, अगर क्रोमोसोम 22 और 22 के बीच टुकड़ों का एक्सचेंज होता तो क्रोमोसोम 22 और 22 तो 1 लिंकेज ग्रुप है, एक्सचेंज ऑफ टुकड़ा होता विद इन अ लिंकेज ग्रुप तो क्या बोलते,
क्रॉसिंग ओवर। लेकिन तो क्रोमोसोम 22 एक लिंकेज ग्रुप है, क्रोमोसोम 9 और 9 एक लिंकेज ग्रुप है। तो यहां पर ट्रांसफर हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है टुकड़ों का किसके बीच, बिटवीन टू डिफरेंट लिंकेज ग्रुप। ऐसा भी तो बोल सकते हैं, क्रोमोसोम 22 एक लिंकेज ग्रुप है, क्रोमोसोम 9 और 9 एक लिंकेज ग्रुप है। तो यहां पर क्रोमोसोम 22 एक लिंकेज ग्रुप का हिस्सा है, 9 दूसरे लिंकेज ग्रुप का हिस्सा, उनके बीच एक्सचेंज हो रहा है टुकड़ों का। तो इसे भी क्या बोल सकते हो, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। अरे आप तो सिंपल याद रखो, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच टुकड़ों का एक्सचेंज हुआ तो क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। और आप इसे पढ़ चुके हो, मैं एग्जांपल याद दिलाता हूं, CML, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर। किस है, सारे बैच पढ़े हैं, आप ही नहीं पढ़े हो, तो मैं क्या करूं अब, बताए क्यों होता है ये, ड्यू टू reciprocal translocation between chromosome number 22 and chromosome number 9। क्रोमोसोम 22 और 9 के बीच जब टुकड़ों का एक्सचेंज होता है, कहां बैठे उस चीज का ध्यान रखें, क्रोमोसोम 22 और 9 के बीच टुकड़ों का जब एक्सचेंज होता है तो क्या हो जाता है, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, टाइप ऑफ ब्लड कैंसर। दूसरी बात, क्रोमोसोम 22 इस बीमारी से रिलेटेड है, ये पहली बार यूएसए की एक सिटी में देखा गया था, उस सिटी का नाम था फिलडेल्फिया। क्रोमोसोम 22 इस बीमारी से रिलेटेड है, यह देखा गया था यूएसए की एक सिटी फिलडेल्फिया में, इसीलिए क्रोमोसोम 22 को फिलडेल्फिया क्रोमोसोम भी कहते हैं। तो नीट में जब पूछा जाएगा फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम क्या है, तो आप बोलोगे क्रोमोसोम 22। तो 22 और 9 के बीच रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन हुआ तो कौन सी बीमारी होगी, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। एक दूसरा एग्जांपल, बर्किट लिम्फोमा, ये होता है ड्यू टू रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन बिटवीन क्रोमोसोम 8 एंड क्रोमोसोम 14। 8 और 14 के बीच ऐसा ही हो जाएगा तो क्या, कौन सी बीमारी होगी, बर्किट लिम्फोमा। बोथ ऑफ देम आर अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर। क्लियर है। तो ये खत्म करें, हम क्या पढ़ रहे थे, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज होना खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन, जहां पर जीन का स्ट्रक्चर और फंक्शन चेंज होगा। देखते हैं, दो तरह का पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन एंड फ्रेमशिफ्ट। फ्रेमशिफ्ट तो पढ़ा हुआ है, मेन सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है। ठीक है, इसे खत्म करें जल्दी से। जल्दी लिखें। ठीक है, बिल्कुल सही आदित्य। मे बी पर फोकस ना करो, बस देखो कि नॉन होमोलोगस से जुड़ेगा, और अगर होमोलोगस से जुड़ा तो फिर ट्रांसलोकेशन नहीं कहलाएगा, फिर वो डुप्लीकेशन कहलाएगा। हाँ, माइनर में बायोलॉजी का प्रीवियस टॉपिक आएंगे, वो अब आप सिलेबस में देख लीजिएगा, मेरा पार्ट नहीं आएगा। मेरा सिलेबस डीएनए रेप्लिकेशन से ये पूरा चैप्टर है। हाँ मतलब जहां तक हो जाएगा, लगभग पूरा ही हो जाएगा, थोड़ा बहुत बचे तो बचे, डीएनए रेप्लिकेशन के मैकेनिज्म से।
हाँ ठीक है, कंप्लीट करें आप, ये सब हटा रहा हूं मैं ऊपर का पार्ट। रेसिप्रोकल कंप्लीट हो गया, जल्दी कंप्लीट करें। अच्छा ठीक है, जीन म्यूटेशन का इंट्रोडक्शन देखो जरा। ठीक है। हम्म रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन बिटवीन क्रोमोसोम 22 एंड क्रोमोसोम 9, और क्रोमोसोम 22 को लिख दो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, PHILADEL फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। ठीक है। अच्छा सुनिए, जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन समझते हैं, ध्यान दीजिएगा भाई। देखो पहले ही डिफाइन कर चुका हूं, चेंज इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जीन। जीन का स्ट्रक्चर और फंक्शन चेंज हो जाए, इसे क्या बोलेंगे, जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन। दो तरह का है, सब्सटीट्यूशन और फ्रेम शिफ्ट। फ्रेम शिफ्ट मुझे ज्यादा बोलना ही नहीं पड़ेगा, 2-4 मिनट बोलूंगा क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जेनेटिक कोड पढ़ रहे थे जब। मेन है पढ़ना सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं जो कि जेनेटिक्स में बताऊंगा, सिकल सेल एनीमिया नाम की बीमारी, उसके बारे में। अभी थोड़ा सा सुनना। देखो
देखो ध्यान से, डीएनए में था कहीं पर सीटीसी, डीएनए में क्या था, सीटीसी, लेकिन गलती से सीटीसी की जगह हो गया सीएसी, टी के बदले सब्स्टिट्यूट होकर क्या लग गया, ए, टी के बदले सब्स्टिट्यूट होकर क्या लग गया, ए। ये नॉर्मल केस है, ये अब नॉर्मल केस है, ठीक है। अब समझो, जब डीएनए नॉर्मल था तो जब एमआरएनए बनता था तो इससे कोडॉन क्या बनता था, सी के सामने जी, टी के सामने ए, सी के सामने जी, जीएजी कोडॉन होता था, एंड इट वाज कोडिंग फॉर ग्लूटामिक एसिड। लेकिन अब बदल गया तो सी के सामने क्या लगेगा, जी, ए के सामने यू, सी के सामने जी। अरे कोडॉन बदल गया तो अमीनो एसिड बदल गया, वैलिन लग गया, सही है। अरे यही है सब्स्टिट्यूशन। याद है आपको फ्रेम शिफ्ट में क्या होता था, जहां पर एडिशन डिलीशन होता था उसके आगे के सारे कोडॉन बदल जाते थे, सारे अमीनो एसिड बदल जाते थे, लेकिन सब्स्टिट्यूशन में केवल एक कोडॉन बदला है, एक अमीनो एसिड बदला है बस। अच्छा, इसकी थ्योरी देखो जरा, सब्स्टिट्यूशन, वन नाइट्रोजन बेस is replaced by other nitrogen base. So single codon in mRNA is affected. बाकी कोडॉन को कुछ नहीं होगा. So only one amino acid in the protein changes. केवल एक ही अमीनो एसिड बदला, जबकि फ्रेम शिफ्ट में सारे कोडॉन सारे अमीनो एसिड बदल जाते थे। तभी तो मैंने लिखा है द सब्स्टिट्यूशन इज लेस हार्मफुल देन फ्रेम शिफ्ट। फ्रेम शिफ्ट में तो सारे कोडॉन बदल जाते हैं, सारे अमीनो एसिड बदल जाते हैं, लेकिन यहां तो सिर्फ एक ही बदला है। और ये दो तरह का है सब्स्टिट्यूशन, ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन। ट्रांजिशन क्या है, डीएनए में कहीं पर प्यूरीन है ए, उसकी जगह जी लग जाए, या कहीं जी है तो उसके बदले ए लग जाए, एक प्यूरीन के बदले दूसरा प्यूरीन लग जाए, क्या कहलाएगा, ट्रांजिशन। एक प्यूरीन के बदले दूसरा प्यूरीन लग जाए, इसे क्या बोलोगे, ट्रांजिशन। या देखो ना ऐसे, मान लो डीएनए में कहीं पर AGCAT है, सही है, इस ए की जगह जी लग गया, बाकी सब सेम है, AGCT, बस क्या लग गया, ए क्या था, प्यूरीन, के जगह जी लग गया, क्या है, प्यूरीन, एक प्यूरीन के बदले दूसरा प्यूरीन, क्या कहलाएगा, ट्रांजिशन। इसी तरह कहीं पर पायरिमिडीन टी है, उसके बदले सी लग जाए, या कहीं सी है कि बदले में टी लग जाए। मतलब इसी एग्जांपल में ले लो ना, AGCAT था, सही है, इस सी के बदले टी लग गया, बाकी सब कुछ सेम है, मतलब बाकी ए है, जी है, ए है, टी है, सब कुछ सेम है। तो सी क्या था, एक पायरिमिडीन के बदले लग गया टी, दूसरा पायरिमिडीन। अरे कहने का मतलब एक प्यूरीन के बदले दूसरा प्यूरीन लग जाए, एक पायरिमिडीन के बदले दूसरा पायरिमिडीन लग जाए, क्या बोलोगे, ट्रांजिशन। लेकिन प्यूरीन के बदले पायरिमिडीन, पायरिमिडीन के बदले प्यूरीन, ट्रांसवर्जन। अरे यही एग्जांपल ले लो ना सिकल सेल एनीमिया का, CTC की जगह लग गया CAC, टी क्या था, पायरिमिडीन, के बदले ए लग गया, क्या, प्यूरीन, तो पायरिमिडीन के बदले प्यूरीन लगना क्या है। तो ट्रांसवर्जन का प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दूं, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है जी। तो प्यूरीन के बदले कोई प्यूरीन लग जाए दूसरा, पायरिमिडीन के बदले कोई दूसरा पायरिमिडीन लग जाए तो ट्रांजिशन, लेकिन प्यूरीन के बदले पायरिमिडीन या पायरिमिडीन के बदले प्यूरीन तो क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्जन, सही है। अगली क्लास में आके आपको बताऊंगा इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मतलब लगभग 10 से 15 मिनट अगली क्लास में बात होगी म्यूटेशन की, 10 से 15 मिनट बस। इसके बाद एक बहुत प्यारा सा टॉपिक स्टार्ट होगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, सही है। आज के लिए इतना ही, हाँ बोलो भाई। हाँ, अरे डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा था, जहां टी लगना चाहिए था वहां ए लग गया गलती से, प्रूफ रीडिंग फेल हो गई तब, है ना। चलो भाई आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में पढ़ते हैं ना।
ठीक है, देख लेंगे, पता कर लेंगे। ठीक है भाई, ऑनलाइन वालों बाय बाय। ये जो मैंने साइड में एग्जांपल दिया ये तुक्का नहीं है, ये सिकल सेल एनीमिया में सच में ऐसा ही होता है। सिर्फ एक बेस बदल गया, गलती से टी की जगह ए लग गया, बेचारा बीमार हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया। पढ़ेंगे इसको दोबारा वहां।